मुझे जो टॉपिक दिया गया वो फासीबात पे है। और फासीबात पे एक आध पहले भी ऐसा प्रपोज़ल आया है मेरे पास कि फासीबात पे एक वर्कशॉप करा रहे हैं, आइए बोलिए। एक जो स्टूडेंट ग्रुप आयसा वालों ने करवाया था एक, और इनफैक्ट वो आयसा तेलंगाना आयसा का था, उन्होंने तो सीरीज ही चलाया था। तो लेकिन जब भी फासीबात पे बोलना होता है, मैं थोड़ा बहुत नर्वस हो जाता हूँ पहले ही। और चूँकि ये विषय इतना बृहत है, इतना बड़ा है, तो उसको सही ढंग से उस पर बात रखने के लिए या सही ढंग से चर्चा करने के लिए एक वर्कशॉप ही चाहिए, 2 दिन का 3 दिन का बैठ के, ताकि जो बात आप एक बार बोलेंगे उसको फिर दोबारा तेबारा उस पर फिर दोबारा तेबारा आप करके तभी वो चीज़ें निकलता है। चूँकि डिटेल में जब तक आप नहीं जाएंगे, जब तक आप जो पर्टिकुलर्स में नहीं जाएंगे, तब तक ओवरऑल जनरल डिस्कशन जो है उससे कुछ निकल के नहीं आना है। तो इसलिए इस टाइप का जो मन से अलग से इस ढंग से बात जब रखते हैं तो बहुत कुछ छूट जाता है। लेकिन हम लोग शायद आगे भी शायद कभी मिलेंगे, तो आगे भी बातचीत तो होगा। उसमें ये भी है कि फासीबात एक इतिहास में जो घटित एक घटना भी है, जिसका पात्र है, उसमें देशों का नाम है और घटनाक्रम भी है। जैसे हम 1920 से लगभग लेते हैं, मुसोलिनी से, जो बेनिटो मुसोलिनी जो थे इटली में, वहाँ से इसका शुरुआत माना जाता है फासीबात का। बहुत पुराना इतिहास उस ढंग से है नहीं फासीबात का। तो इसमें आपको एक्चुअल जो घटनाक्रम जो हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है ना, उसमें फिर सोवियत संघ का भूमिका, अमेरिका, बहुत कुछ है उसमें, हिस्ट्री का भी पार्ट है ये। यानी कि आपको फैक्चुअल डिटेल्स का भी इसमें वो पक्ष बनता है इसका। और उसके अलावा आइडियोलॉजी के लेवल पे भी है ये फासीबात, ये एक आइडियोलॉजी है, फैसिस्ट आइडियोलॉजी। और ये आइडियोलॉजी बड़ा, मतलब ये इस ढंग का आइडियोलॉजी है कि इसको सही में पकड़ना बड़ा मुश्किल साबित हुआ है सभी के लिए। जब आप देखेंगे कि यूरोप में 1920-1930 के दशक में जब फासीबात करके पहले बार जब आया, तो उस टाइम यूरोप के जो बड़े बड़े दिग्गज, जो मार्क्सवादी चिंतक जो थे, उन्होंने इसको पहले बार जब ये आया, अभी तो हम इसको जो आज के फासीबात है उसको हम 1930-1940 का फासीबात का एक नया संस्करण मानते हैं, तो एक रेफरेंस पॉइंट है आपके लिए। लेकिन तब समझिए कि 1920 और 30 के दशक में जब फासीबाद एज आइडियोलॉजी आया है, अभी भी कोई सत्ता में नहीं पहुंचा है कि भाई फासिस्ट राज, ये फासिस्ट एक स्टेट हुआ ही नहीं है। लेकिन वो एक तरीके का एक आइडियोलॉजी के हिसाब से, जिस ढंग से मार्क्सवाद 1917 से पहले जो मार्क्सवाद एक आइडियोलॉजी था, तो उसमें भी डिबेट्स वगैरह हो रहे हैं। तो उसी ढंग से जब हम देखते हैं कि भाई उस टाइम जब जो फासिस्ट जो एंड गेम जो है, जो फासिज्म आने से जो कुछ हुआ, वो तो हमें उसका बेनिफिट है, हमको पता है क्या हुआ, तो हम वो जो घटनाक्रम है उसके हिसाब से हम फासिस्ट आइडियोलॉजी को समझते हैं।
लेकिन जो 1930 के दशक में 1931-32 में जब यूरोप के मार्क्सिस्ट लोग जब देख रहे थे इसको, तो उन्होंने कैसे समझा है, तो वो आप जब देखते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है चीज़, क्योंकि तब ना हिटलर है, ना मुसोलिनी तो ऑफकोर्स है, क्योंकि मुसोलिनी से ही आया है ये, तो वो भी हमें थोड़ा देखना चाहिए। नहीं तो वो एक हो जाता है जैसे भारत में होता है कि बीजेपी का कुछ भी हम हमेशा बोलते हैं हाँ जैसे वहाँ हुआ था, हाँ वैसे ये लोग कर रहे हैं, देखो जैसे यहूदियों के साथ हुआ था वैसे ही मुसलमानों का हो रहा है, वो भी सही है। लेकिन जब यहूदियों को कुछ नहीं हुआ था, तो सिर्फ एक आइडियोलॉजी था, तब वो क्या हो रहा था। मुसोलिनी कम्युनिस्ट थे, जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया तो वो कम्युनिज्म से वो गए फैसिज्म के तरफ। तो उसमें आपको बहुत सारा लिटरेचर मिलेगा, उसमें एक नाम जो है वो है वॉल्टर बेंजामिन, जो खुद यहूदी थे, जूइश थे और मार्क्सिस्ट थे, और उन्होंने और वो जर्मन थे। तो उन्होंने हिटलर का जो उद्भव जो हुआ वो भी उन्होंने देखा। उनका देहांत 1940 में होता है। 1940 मतलब पूरा हिटलर का राज उन्होंने देखा। तो ये भी इंटरेस्टिंग होता है कि फासिज्म एज आइडियोलॉजी को उन्होंने, मतलब हिटलर या एक राज्यतंत्र में फासीवाद आने से पहले उस आइडियोलॉजी को उन्होंने कैसे समझा, फिर जब राजतंत्र में आ गए, जब वो एक फैसिस्ट स्टेट बना, उसके बाद फिर उनका क्या एनालिसिस रहा। क्या स्टेट में आने से पहले इन्होंने फैसिज्म को अलग ढंग से देखा था कि जब फिर वो स्टेट पावर में आए और जब उन्होंने ये सब होलोकॉस्ट वगैरह करना शुरू किया, नरसंहार वगैरह करना शुरू किया, तब फिर उन्होंने अलग ढंग से उसको फिर अंडरस्टैंड किया, है ना। तो ये भी एक तो वॉल्टर बेंजामिन हुआ, दूसरा हैना एरेंट, ये भी यहूदी थे, तीसरा अर्न्स्ट ब्लॉक करके बहुत बड़े मार्क्सिस्ट थे। और उस टाइम डिबेट हुआ कि हम फासीवाद को कैसे समझेंगे एज आइडियोलॉजी को। लुकाच, जॉर्जी लुकाच, बहुत बड़े मार्क्सिस्ट, हंगरी से थे वो। तो इनका जो डिबेट जो हुआ उस टाइम, और नाजिज्म, हिटलर कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक, सिर्फ आइडियोलॉजी के लेवल पर डिबेट चल रहा है। तो मेन डिबेट तो बल्कि उसी टाइम हुआ, क्योंकि जब हिटलर पावर में आ गए तो तितर बितर होना शुरू हो गया, क्योंकि वो तो सही में लोगों को पकड़ पकड़ के देश निकाला कर रहे थे, खासकर यहूदियों को। तो खास डिबेट उसी टाइम हुआ है ना। तो तो एक तो हमें वो देखना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आप जो कुछ भी हो रहा है तो आप, अच्छा फासिज्म मतलब ये जो घटनाक्रम हुआ उससे आप निकाल लेते हैं ना, कि जैसे कई लोग नहीं बताते हैं कि मार्क्सवाद मतलब स्टालिनिस्ट डिक्टेटरशिप होना ही है ना। एक अरुंधति रॉय ने एक आर्टिकल लिखी थी, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स या पता नहीं कौन सा था, तो उसमें अरुंधति रॉय ने ये लिख दिया कि लेकिन माओ सेतुंग ने तो इतना मिलियंस ऑफ लोगों को मरवाया था कि कल्चरल रेवोल्यूशन जब चीन में हुआ तो उस टाइम करोड़ों लोगों को माओ ने मरवा दिया था, इसलिए हम उसको तो कभी नहीं सपोर्ट करेंगे। एक दो लाइन उसमें उनका चला गया था, है ना। तो अब ये तो विवादास्पद है, हम तो बिल्कुल मानते नहीं हैं, इनसे मेरा अग्रीमेंट है नहीं, है ना। लेकिन कई लोग क्या कहते हैं कि भाई मार्क्सवाद जो है ना, उससे सीधा कल्चरल रेवोल्यूशन का जो नरसंहार वही निकलता है सीधा आइडियोलॉजी से, है ना। तो उसको हम मानते नहीं हैं। हम कहते हैं कि नहीं, मार्क्सवाद से
जो सोवियत संघ में जो उसमें एक कृत्रिम तरीके का एक सोशलिस्ट ब्यूरोक्रेसी निकला, क्रुश्चेव निकला, वहाँ से बुखारिन निकला, एक तरीके का ब्यूरोक्रेटिक सोशलिज्म, वो मार्क्सवाद से सीधा वही निकलेगा ऐसा कुछ है नहीं। उसी ढंग से फैसिस्ट आइडियोलॉजी से ये निकलना ही है, ये उस टाइम था नहीं दिमाग में। इसलिए भी हम ये डिबेट करते हैं ना कि भाई फांसीवाद भी तरह तरह का होता है, कहते हैं लोग। तो बोलते हैं भारत में फिर क्या होगा भाई, भारत का बताओ। तो बोलते हैं नहीं, भारत में कई लोग बोलते हैं कि ये अलग ढंग का फासिस्ट होगा, या हम कम्युनल फासिज्म बोल देते हैं, या रिलीजियस फंडामेंटलिज्म कह देते हैं, ये अलग ढंग का है। तो उसका अलग अलग जो एक विशिष्ट जो परिस्थिति है हर एक देश का, उसी हिसाब का एक अलग ढंग का एक फांसीवाद ये होता है। जैसे मुझे याद है जब हम लोग 2009-10 के टाइम में जब हम लोग ये ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ जब हम लोग एक्टिविज्म कर रहे थे, तो उस टाइम भी हम लोग फैसिस्ट बोलते थे। स्टेट चिदम्बरम का पॉलिसीज को हम लोग फासिस्ट बोलते थे। वॉर अगेंस्ट द पीपल क्या होता है? वॉर अगेंस्ट द पीपल हमारा संस्था का नाम ही था, फोरम क्या था? फोरम ऑफ वॉर अगेंस्ट द पीपल, फोरम अगेंस्ट वॉर ऑन द पीपल। उसका बहुत सारा मीटिंग्स हुआ इस ढंग का सभा में, हम लोग बहुत करवाए सब। उस टाइम में हम फासिज्म बोलते थे। अभी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक इंटरव्यू में मैं गया था, तो उसमें ये सब बैठे थे, और वाइस चांसलर जो भी थे अभी जो DU में वापसी है, तो उन्होंने मेरा CV में देखा, अच्छा यू हैव रिटन एन आर्टिकल ऑन फैसिज्म, वो दिखा था उसको। तो उनको लगा कि अब वो मुझे परेशान करेंगे कि अच्छा आप मोदी का गवर्नमेंट को फैसिस्ट मानते हो, है ना। लेकिन उसमें क्या हुआ कि तो मैंने उनको बोला कि बट इफ़ यू चेक, वो जो आप आर्टिकल बोल रहे हो वो तो मैंने 2009 में लिखा था। तो उन्होंने चेक किया, तो वो ये हो गए, कंफ्यूज हो गए कि 2009 में ये आदमी फासिस्ट बोल रहा था इंडिया में, ये क्या हुआ। तो फिर उनको क्वेश्चन ही नहीं पूछा उन्होंने, मुझे कुछ और क्वेश्चन पूछने लगे, फिर वो छोड़ दिया उन्होंने, है ना। तो हम लोग यूज़ करते रहे। इंदिरा गांधी ने जो नक्सल आंदोलन को क्रश करने के लिए ऑपरेशन स्टीपल चेज जो चलाया, और कलकत्ता जैसे शहर के अंदर में जो संभ्रांत परिवार से आए हुए प्रेसिडेंसी कॉलेज के टॉपर विद्यार्थियों को जब आर्मी ने भुना, उस टाइम भी हम फासिस्ट कह रहे थे। कलकत्ता में भी हुआ ना। हम जब आप आज बोलते हैं कि दलित, मुसलमान, है ना, महिला, ट्रांसजेंडर, इनके ऊपर स्टेट ये कर रहा है, तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो अपर कास्ट संभ्रांत परिवार से भी जब आते हैं, आपको भी भुना जाता है। ये हुआ है नक्सल आंदोलन। इसलिए आपको वो जो अंडरस्टैंडिंग है ना, कि जो हाशिए पे बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ, सिर्फ वहीं पड़ेगा मार, ऐसा बात नहीं है। स्टेट का अपना एक लॉजिक होता है, और वो अपना संरक्षण करने के लिए जो एलिट वर्ग से भी जो आते हैं उनको भी वो ख़त्म कर सकते हैं। जो नक्सल आंदोलन 1970 का दशक में जो हुआ, उसका आपके पास वो जीता जागता उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण ऑफकोर्स भीमा कोरेगांव में जितने भी अरेस्टेड है, कौन है? गौतम नवलखा क्या दलित है, आदिवासी है, क्यों अंदर है? तो ये मार्जिनलिटीज डिस्कोर्स, उसको लेके भी हमें उसमें सावधान होना है। तो फासिज्म जो है ऐसा वर्ड है जो हम लोग लूजली यूज़ करते रहे हैं हमेशा। कुछ पसंद नहीं आया तो फासिस्ट, है ना। ये फैसिस्ट गवर्नमेंट, ममता बनर्जी का फैसिस्ट है। आज के तारीख में लेफ्ट वाला का देखिए, बंगाल के अंदर में उनको बोलते हैं फैसिस्ट। अब जब ममता बनर्जी ऑपोजिशन में थी तो लेफ्ट को वो फैसिस्ट मानती थी। तो ये तो इसलिए भी मैं जो बोल रहा था आपको कि जब भी फासिज्म पे बोलना होता है, मैं ना नर्वस हो जाता हूँ, क्योंकि
हमें पता नहीं चलता है कि हम एग्जैक्टली क्या फिनोमेनन के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा टोपी है कि कोई भी पहन सकता है, किसी को भी ऊपर भी आप पहना सकते हैं। आज ये इसको पहना रखा है आपने मोदी को, कल हो सकता है राहुल गांधी के ऊपर आप पहना रहे हो, तो मतलब हो क्या रहा है। तो इसलिए अगर हम लोग सीरियसली इसको समझना चाहे तो आपको कुछ होमवर्क भी करना होगा, नहीं तो वही संबित पात्रा वर्सेस कन्हैया वाला डिबेट हो जाएगा। नहीं तो अगर संबित पात्रा वर्सेस कन्हैया आपको नहीं करना है तो आपको थोड़ा हिस्टोरिकली कॉन्क्रीट आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, जो मार्क्सिस्टों ने किया है। जो लेनिन कहते थे ना, कॉन्क्रीट एनालिसिस ऑफ कॉन्क्रीट कंडीशंस। आपको काम दिखाने के लिए, आपको कि आप कितने बड़ी वामपंथी है वो दिखाने के लिए आप दुश्मन को फैसिस्ट बोल देते हैं, ये आपको बहुत दूर नहीं ले जाएगा। उनको लगता है कि हम किसी को फैसिस्ट बोल दिए या गवर्नमेंट को फैसिस्ट बोल दिए तो हमारा बहुत रेडिकल हो गया और हम फासीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये एक प्रलोभन है, एक सिडक्शन है टू यूज द टर्म फैसिज्म, कम्युनल फैसिस्ट। फैसिस्ट ताकत है ना, किसी को भी फैसिस्ट ताकत है। तो और इस पे इसलिए एक जो इसमें जो चीज़ है वो ये 2-3 चीज़ें बोलूँगा फिर मैं चुप हो जाऊँगा। उसमें एक जो रूल शायद हम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए, एक जनरल रूल, कि हमेशा फासीवाद को पूंजी के साथ ही हमें समझना है। ये मोटा मोटी रूल मैं बता रहा हूँ, 2-3 रूल बना सकते हैं शायद हम लोग इतना, वी कैन अग्री टू मेक एटलीस्ट अग्री ऑन सम ऑफ फ्यू थिंग्स, 3-4 थिंग्स आज का बहस से। तो पूंजी के साथ हमेशा रख के आपको समझना है। और ये इस बात के साथ भी जुड़ा हुआ है कि फासीवाद, जैसे मैं पहले बोल रहा था और आप सभी को पता भी है कि बहुत पुराना चीज़ नहीं है, ये बहुत ही नया चीज़ है। जो लेनिन ने जो कहा, इंपीरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म बोला लेनिन ने, हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो एक तो अगर हम ये माने कि फासीवाद मतलब जो इंपीरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म है उसका कुछ एक चीज़ है, ये कैपिटलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है एक। तो दूसरा, कैपिटलिज्म का कौन सा फेज, ये भी तो फिर आपको पूछना पड़ेगा। तो इतना शायद हम मान सकते हैं कि हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म इंपीरियलिज्म जो बोला, यानी कि युग को डिफाइन किया ना लेनिन ने। व्हाट वाज लेनिन डूइंग? ही वाज डिफाइनिंग द एपॉक। कि आज जैसे हम 2023 में आपने तो बोल दिया फासिज्म है, ये है, वो है, लेकिन मार्क्सवादी जो तरीका है उसमें आप ना एपॉक को भी समझते हैं, कौन सा युग में हम जी रहे हैं। जैसे लेनिन ने डिफाइन किया, मार्क्स में वो नहीं था कि ये इंपीरियलिज्म है, तो लेनिन आके बोले ये इंपीरियलिज्म है। अब जैसे आप बोले कि ये इंपीरियलिज्म है, बहुत कुछ साफ हो गया। युग को डिफाइन करना वो एक विजन जैसा है, वही चीज़ आप फिर उसको एक ढंग से देखते हैं। अगर आप इंपीरियलिज्म नहीं मान रहे हैं, पूंजीवाद मान रहे हैं, फिर वही जो फिनोमेनन है वो अलग ढंग से दिखेगा आपको। लेनिन का ग्रेटनेस क्या है कि उन्होंने युग को समझा, डिफाइन किया। वैसे जब हम आगे आते हैं तो बाकी लोगों ने भी युग को डिफाइन किया। तो एक तो हम ये एग्री हो सकते हैं कि ये पूंजी के साथ जुड़ा हुआ है और इंपीरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। अब वो तो 1920 का दशक का बात है, तो हम पूछेंगे कि भाई आज क्या है, आज कौन सा पूंजीवाद है? पूंजीवाद तो है, लेकिन ये क्या पूंजीवाद है? क्या इंपीरियलिज्म है या कुछ और ये है? जैसे बहुत लोग डिबेट चलाते हैं कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड है या मल्टीपोलर वर्ल्ड है। सोवियत संघ जब था तो बाइपोलर बोल रहे थे,
अभी बोल रहे कि नहीं, अमेरिकन इंपीरियलिज्म भी आपको रिडिफाइन करना पड़ेगा कि आप इंडियन कैपिटल, चाइनीज़ कैपिटल जाके अफ्रीका में, अफ्रीकन सोसाइटीज़ में इस ढंग से घुसे हुए हैं, इंडिया का कैपिटल, चाइना का कैपिटल, कि वेस्टर्न इंपीरियलिज्म भी आपको रोक नहीं पा रहा है, कि जो पुतिन यूक्रेन में घुस गया उसको नेटो फोर्सेस भी नहीं रोक पा रहा है, या चाइना भी क्या इंपीरियलिस्ट फोर्स है। तो ये सब क्वेश्चंस भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक तो पूंजी के साथ उसका रिश्ता, दूसरा जो है फासिज्म जब आता है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब फासीवाद को हम पूंजी को आगे रख के फासीवाद हमको समझना है, तो उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है कि मजदूर वर्ग का सवाल। मजदूर वर्ग, अब मजदूर वर्ग का फासीवाद के साथ क्या रिश्ता है? एक तो देखिए, नाजिज्म जो बोलते हैं ना, नेशनल सोशलिज्म, आपको ये पूछना पड़ेगा कि अच्छा कॉमरेड ये बताइए कि ये नाजी पार्टी का नाम में सोशलिस्ट क्यों घुसा हुआ है? नाजी खुद को सोशलिस्ट बता रहे हैं भाई। या तो मार्क्सवादी हम लोग सोशलिस्ट नहीं है, या तो वो सोशलिस्ट नहीं है, हम भी सोशलिस्ट वो भी सोशलिस्ट, ये कैसे हो सकता है ना भाई? नेशनल सोशलिज्म बोलते हैं ना, क्या है पूरा नाम नाजिज्म का? और जर्मनी में हो रहा है ये, जहाँ मार्क्स का जन्म हुआ, जहाँ रोजा लक्सेमबर्ग हुई, जहाँ कार्ल लिबकनेफ्ट हुए, जहाँ वाल्टर बेंजामिन हुए, जहाँ सोशलिज्म का गढ़ जहाँ से निकला, वहीं पे इतना बड़ा फासिस्ट ताकत खुद को सोशलिस्ट बता रहा है। तो ऐसा नहीं कि गलती से बोल दिया खुद को सोशलिस्ट, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये जो मजदूर वर्ग का जो सवाल है, सोशलिज्म का जो सवाल है, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये गुड़गांव मानेसर बेल्ट में हमारे मजदूर आंदोलन चल रहा है, आपको पता है ये बात। तो बीच में कई लोग बोलते थे उस टाइम ये गौरक्षक का सब चल रहा था, तो किसी ने मुझे बोला अरे कॉमरेड ऐसा है, अरे जो हमारे वामपंथी यूनियंस में बहुत सारे वर्कर ऐसे हैं जो दिन में वो बाकी टाइम तो वो गौरक्षक हैं, गौरक्षक है बहुत सारे मजदूर साथी, लेकिन हमारा लाल झंडा लेके वो यूनियन में भी आ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, और वो गौरक्षक है। मजदूर वर्ग जो है, और मजदूर वर्ग का जो यूरोप में एज अ सोशल फोर्स जो इमर्ज हुआ, जिसके बल पे सोवियत संघ में अक्टूबर क्रांति हुआ, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, समाजवाद आया, और जो जर्मनी में जो रोजा लक्सेमबर्ग का जो पार्टी था, स्पार्टकस लीग, जिसने जर्मनी में भी वो क्रांति होने का एक संभावना था, लेकिन वो फेल हुआ, फिर रोजा लक्सेमबर्ग का मर्डर हुआ, तो वहाँ भी एक बहुत ही मिलिटेंट वर्किंग क्लास था। हिटलर का जो राइज है, नाजिज्म का जो राइज है जर्मनी में, वो उस टाइम हो रहा है जब जर्मनी के अंदर में वर्किंग क्लास बहुत ही उद्वेलित है, आंदोलनमय है, बहुत ही मिलिटेंट है। अब ये मत सोचिए कि मजदूर वर्ग सोया हुआ था, नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपको ये भी मैं बता दूं, सोवियत संघ में जो क्रांति हुआ उसमें वर्कर, पेजेंट, दो तबका तो था, एक तीसरा तबका था। आपको क्या याद है कौन सा था वो तीसरा तबका? आपको फासिज्म को तो कि कौन सा सामाजिक फोर्सेस है जो फासीवाद को साकार बना रहा है, या कहिए फासीवाद के खिलाफ लड़ रहा है, सोशल फोर्सेस का भी तो बात करना पड़ेगा ना आपको।
कि आप मोदी बोल रहे हैं, तो भाई कौन सोशल फोर्सेस है जिसके चलते मोदी वहाँ बैठा हुआ है फासिस्ट बन के? तो सोवियत संघ में जो सोवियत संघ बना, जो अक्टूबर क्रांति हुआ, तो एक तो वर्कर्स थे, पेजेंट्स थे, और तीसरा कौन सा फोर्स था? जो सोवियत संघ का जो क्रांति था उसके साथ था, कौन सा सोशल फोर्स था? नहीं, जो क्रांति के पक्ष में था, हाँ वो सब था। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, वो डेप्यूटीज जो बने, फ्यूचरिस्ट ऑफ कोर्स एट इंटेलेक्चुअल लेवल, सोल्जर्स जो सोवियत जो बने, सोवियत मतलब क्या? काउंसिल। सोवियत मतलब एक कम्युनिटी का नाम है सोवियत, रूसी भाषा में। तो जो सोवियत जो बना कि हर पूरा देश में बॉल्शेविक्स जो जीते, वो जो सोवियत वो जो कमिटीज़ के अंदर में मेजॉरिटी बना ना बॉल्शेविक्स का पूरा देश में, छोटा छोटा जो सेंटर्स ऑफ वर्किंग क्लास पावर, जहाँ बॉल्शेविक ने अपना कब्जा किया हर जगह पूरा देश में। तो वो जो सोवियत्स जो बने थे वो 3 तरह का थे, एक वर्कर्स का, एक पेजेंट्स का, तीसरा सोल्जर्स का। सोल्जर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं पता नहीं कौन सा डिबेट था एक, उसमें मैं गया तो उधर बोला कि अच्छा आप लोग तो वामपंथी लोग हो, आप लोग तो आर्मी को हमेशा गरियाते हो, ऐसा करके बोला। मैं बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो वामपंथी आर्मी को गरियाते होंगे वो अलग है, लेकिन हम तो रेड आर्मी वाले लोग हैं भाई। हम तो सोल्जर्स, तो हमारा सोल्जर्स के चलते सोवियत संघ बना। जो मजदूर वर्ग से जो सोल्जर्स निकलते हैं, हमारा जो अभी अग्निपथ वाला जो अभी पूरा डेमोन्स्ट्रेशन, वो क्या था? अब हम लोग उसमें इंटरव्यू नहीं कर पाए, हम लोग उसको बदल के जो सेना में जा रहे हैं, मजदूर वर्ग के बच्चे हैं सब, हम उनको पकड़ नहीं पाए, वो हमारा वीकनेस है। उसके मतलब ये नहीं कि आर्मी पूरा ही रिएक्शनरी है, सिर्फ आप जेएनयू का इंटेलेक्चुअल, डीयू का इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स को मानते हैं कि यही सब कुछ है। तो आर्मी जो है, सोल्जर्स जो है, तो उस टाइम जो यूरोप में जो फासीवाद आया, उसने वर्कर को तो अपना किया ही, पेजेंट्स को तो किया ही, चूँकि वो एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का एक कॉन्टेक्स्ट था, एक कॉन्टेक्स्ट भी होता है ना। तो सोल्जर बहुत इम्पोर्टेंट था कि जब लेनिन ने बोला कि टर्न द इंपीरियलिस्ट वॉर इनटू सिविल वॉर, बोला लेनिन ने, तो सोल्जर बोले हाँ, तो अरे यार हम लोग तो इंपीरियलिस्ट वॉर लड़ रहे हैं, हमें तो इसको सिविल वॉर में तब्दील कर देना चाहिए, हमें तो क्लास स्ट्रगल में इसको तब्दील कर देना चाहिए। तो सोल्जर सब आ गए बॉल्शेविक्स के साथ, और जो सोवियत्स बने, जो वर्कर्स डिप्यूटीज, पेजेंट्स डिप्यूटीज और तीसरा सोल्जर्स डिप्यूटीज मिलके सोवियत संघ बना। सोवियत संघ जो बोलते हैं, क्या क्या को जोड़ के आपने संघ बनाया, तो ये तरह तरह का सोवियत्स को मिला के। तो जब फासीवाद आ रहा है उसके बाद 30 के दशक में, तो ऑब्वियसली वर्किंग क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही मिलिटेंट है। तो फिर हमें वर्किंग क्लास का क्या रोल रहा जर्मनी में, और जो रूल का जो बात कर रहे थे, एक तो पूंजी के साथ हमेशा जोड़ के देखना है, दूसरा जो है मजदूर वर्ग का क्या रोल है, वो आपको हमेशा आगे रखना पड़ेगा। तो ये तो 2 रूल आपको मैंने बताया। तीसरा शायद कर सकते हैं, तीसरा रूल भी देखते हैं, अगर तीसरा रूल बना नहीं तो फिर छोड़ देंगे उसको, मैं बोल के देखता हूँ कैसे होता है। तीसरा रूल जो है, जब आप फासीवाद को समझेंगे, तीसरा रूल में टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी मतलब सिर्फ बेयर तकनीक नहीं है, सिर्फ टेक्निक नहीं है कि भाई अब जैसे कार का टेक्नोलॉजी देखिए, पेट्रोल से अभी सब इलेक्ट्रिक में जा रहा है ना। आपका पहले का जो मीडिया थे वहाँ से अब डिजिटल में जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी उस लेवल, उस सेंस में भी
लेकिन टेक्नोलॉजी इस सेंस में भी कि जो पूंजी का जो एक्यूमुलेशन प्रोसेस है, कि पूंजी हमेशा संचय करता है, पूंजी हमेशा ग्रोथ, ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा कंजम्पशन, उस दिशा पे हमेशा भाग रहा होता है। एक्सीलरेशन, जो गाड़ी के एक्सीलरेटर दबाते हैं ना, एकदम हाईवे में, मेरठ एक्सप्रेसवे में आप निकल गए 120 की स्पीड, पूंजी का वो रफ्तार में चलता है, वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। अभी देखिए इतना डिबेट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो गया है ना, ओजोन लेयर में इतना बड़ा छेद हो गया, पोल्यूशन हो गया है ना, तो हमें ये प्रोडक्शन कम करना है, यमुना को साफ करना है, लेकिन कर पा रहे नहीं। बड़े बड़े लोग, प्रेसिडेंट G7 कंट्रीज़ का, फ्रांस का, जर्मनी का, अमेरिका का, जापान का, टॉप मोस्ट लीडर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिल गेट्स, जॉर्ज सोरोस, सब लोग बैठ के डिसीजन करते हैं कि हम पूंजीवाद में जो प्रोडक्शन जो इतना बढ़ते जाता है उसको हम कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल कर पा रहे नहीं। कौन डिसीजन ले रहे? जो पूरा ग्लोबल कैपिटलिज्म के लिए जो लीडर्स है वही बोल रहे, डिसीजन लेते हैं कि कंट्रोल करना चाहिए, और वो नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि वो जो लॉजिक ऑफ एक्यूमुलेशन जो है कैपिटल, वो एक्सेलरेट करने वाला, और वो उसी सब वो जो गाड़ी का एक्सेलरेट करते हैं या बाइक में एक्सेलरेट करते हैं लड़के, है ना, स्पीड एंड एक्सेलरेशन, ये भी आपको रखना चाहिए, और इसके बिना आप फासीवाद को नहीं समझ सकते। जब फैसिस्ट लोग एक्चुअली पावर में आए जर्मनी में, वन ऑफ द थिंग्स दैट हिटलर डिड was efficiency, speed, production, more production and more production, and the most efficient kind of production. आपने सुना होगा कि हिटलर के टाइम में ये जो एक्सप्रेसवे जो है ना, ये हिटलर ने सिखाया दुनिया को। ऑटोबान बोलते हैं, ऑटोबान। आप कभी गूगल कीजिए आज रात को जाके, लिखिए हिटलर और ऑटोबान, ऑटो का वाहन, मतलब वो जर्मन वर्ड है, BAHN। तो आप सोचेंगे यार ये जो एक्सप्रेसवे जो मोदी जी बना रहे हैं, क्या कुछ कनेक्ट हो रहा है क्या? कहीं कुछ कनेक्ट हो रहा है? सिर्फ कितना यहूदियों को हिटलर ने मारा और कितना मुसलमानों को मोदी जी ने मरवाया, सिर्फ उस लेवल पे मत देखिए। वो करने से फिर वो हाशिए वाले डिस्कोर्स में चले जाएंगे, मार्जिनलिटीज़ वाला डिस्कोर्स, कि जो मार्जिन्स में है उनको ही मारता है फांसी से, वो नहीं। आपको पूंजी के जरिए समझना है चीज़ों, और पूंजी के साथ जुड़ा हुआ चीज़ें प्रोडक्शन एंड मोर प्रोडक्शन, एक्यूमुलेशन, और प्रोडक्शन एंड मोर एक्यूमुलेशन के लिए स्पीड चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशनिज्म। कई लोग तो लिखते भी एक्सीलरेशन से एक्सीलरेशनिज्म, इज्म, वो भी इज्म हो गया कि स्पीड में चलना है, कि अच्छा ये अभी तो 4G चल रहा है यार, 4G से नहीं होगा, 5G आएगा। अभी 5G तो क्या, 5G तो पुराना हो गया, अब तो 7G आएगा, 9G आएगा, फिर भी उससे भी तो नहीं बढ़ेगा ना। अभी तो 5G से आप बहुत खुश हो रहे हैं, आपने सिम कन्वर्ट कर लिया 4G से, फ़ोन भी दूसरा 5G वाला फ़ोन ले लिया, लेकिन ये तो 6 महीने का बात है ना। कोई रोक सकता है? मोदी जी या जो बाइडेन रोक पाएंगे? 6G तो आना ही है, शायद हो सकता है ऑलरेडी आ गया हो मुझे नहीं पता है 7G शायद चल रहा होगा अभी अमेरिका में। तो ये जो स्पीड है, वो फासिस्ट जो स्टेट जो बना जर्मनी, वो उसमें बहुत ही आगे निकला। जर्मन टेक्नोलॉजी जो आप बोलते हैं ना, वोक्सवागन कार चढ़ते हैं, बहुत अच्छा है वोक्सवागन, खरीदिए। अरे जर्मन टेक्नोलॉजी, जर्मन ब्रांड है, बढ़िया, जापानीज से भी बढ़िया जर्मन ब्रांड। ये क्यों बना? मेरे घर में एक पुराना ट्रंक है, बोलते मेरा दादा परदादा का है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो जब हम बचपन में घर का सफाई हो रहा था, तो वो ट्रंक निकाल के, अब बच्चे थे हम तो, बच्चों तो अब दिन भर घर में कुछ ना कुछ करते रहना है, बदमाशी, तो थोड़ा काम दिया माँ ने कि इसको साफ़ करना है इस ट्रंक को।
साफ किया तो देखा मेड इन जर्मनी लिखा था वहाँ, पुराना ट्रक फेंका हुआ। उसके बाद जैसे जर्मनी देखा तो साफ सुथरा करके उसको तो फिर सिटिंग रूम में रखा गया, सबको दिखाने के लिए जर्मनी का सूटकेस है भाई, ये उस जमाने का जर्मन टेक्नोलॉजी। मर्सिडीज गाड़ी, सीमेंस कंपनी, SIEMENS, सीमेंस, देखा होगा आपने। अब ये बहुत सारे कॉरपोरेट्स ऑफ कोर्स उस टाइम फासिज्म के साथ मिले हुए थे, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं मिले हुए थे ये, चूँकि ये भी फैसिस्ट आइडियोलॉजी में विश्वास करते थे या ये यहूदियों को मरवाना चाहते थे, वो इसलिए भी थे चूँकि पूंजी का उस ढंग से जो पूंजी का जो कैरेक्टर जो है वो एक्यूमुलेशन वाला, स्पीड वाला, प्रोडक्शन एंड मोर प्रोडक्शन वाला जो कैरेक्टर है उसको फासीवाद बहुत अच्छा बना देता है। उसको फासीवाद उसका बहुत अच्छा देख रेख करता है और पूंजी को और फैलने का मौका देता है ना। अब तो ये तीन अगर हम रखते हैं, 4-5 भी हो सकता है लेकिन टाइम नहीं है ये तीन अगर हम रखते हैं, एक पूंजी के साथ हमेशा फासीवाद को साथ रख के देखना है, समझना है। दूसरा मजदूर वर्ग का क्या रोल है, और तीसरा मतलब मजदूर वर्ग का रोल मतलब सिर्फ उसके खिलाफ जाने वाला नहीं है। मजदूर वर्ग एट पर्टिकुलर पॉइंट्स इन हिस्ट्री फासीवाद का साथ भी देता है उस सेंस में। इट वर्क्स बोथ वे। जैसे मैंने आपको बोला यूरोप में उसी वर्किंग क्लास के जो तबके थे, है ना, जिन्होंने समाजवाद बनवाया, लेकिन एट सर्टेन पॉइंट्स इन हिस्ट्री क्या हुआ, वो फिर चेंज करता है अपना रुख, दूसरा रुख अपना लेता है, फिर फासीवाद बनता है। तीसरा है टेक्नोलॉजी, स्पीड, प्रोडक्शन। ये तीन चीज़ अगर हम लेते हैं तो हम कहाँ पहुँचेंगे। अब देखिए भारत के कॉन्टेक्स्ट में आप ऑफकोर्स मुझे बोलेंगे अरे आपने तो हिंदुत्व लिया ही नहीं, आपने तो RSS का जिक्र ही नहीं किया, है ना, आपने तो बीजेपी का नाम ही नहीं लिया, आपने तो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के साथ क्या क्या हो रहा है वो बताया नहीं, और आपने आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है आपने बताया नहीं। आप खुद जाके आए हैं सिलगेर से और आपको पता है, फिर भी आपने नहीं बताया। वो हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जितना आज कवर करना चाहता हूँ फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मैं बता रहा हूँ कि अगर हम लोग ये तीन लेके अगर चलें तो हमें क्या दिखेगा भारत के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम बाकी छोड़ भी देते हैं अभी के लिए, सब कुछ एक साथ करना सही नहीं होगा मेरे लिए, तो क्या दिखता है। ये जो तीन रूल्स बनाए हमने, तो क्या आज के जो तारीख में जो हम देख रहे हैं, या सिर्फ आज के तारीख में नहीं, मतलब 2014 से आज के तारीख सिर्फ इसको नहीं लेके, इससे पहले का भी, यानी कि भारतीय जो इंडियन जो डेमोक्रेसी है, इंडियन स्टेट जो है, इंडियन स्टेट का कैरेक्टर को अगर हम समझें तो ये फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस 3 रूल्स क्या फिर दिखता है, इसमें शायद थोड़ा हम लोग बात कर सकते हैं। तो फिर मैं जाऊँगा। एक जो मुझे याद आ रहा है वो ये कि एक तो जैसे मोदी का जो तीसरा जो क्राइटेरिया लिया, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, मोर प्रोडक्शन, एफिशिएंसी, उसमें तो उनका इंटरेस्ट साफ साफ दिखता है कि ये मनमोहन सिंह वाला जिसको हम लोग नव उदारवाद बोलते थे ना, न्यू लिबरलिज्म, वो होता है हिंदी में न्यू लिबरलिज्म, नव उदारवाद बोलते हैं ना। तो न्यू लिबरलिज्म का लेके हम लोग बहुत इनको करी आए थे कांग्रेस वालों को कि ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो जो न्यू लिबरल मॉडल जो है, जो हमने मनमोहन सिंह के टाइम में देखा, उससे जब मोदी में आते हैं तो इस टाइप का वो बुलेट ट्रेन वाला जो लॉजिक है, बुलेट ट्रेन। अभी वो रेलवे का बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ उड़ीसा में, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई इंडियन गवर्नमेंट तो मोदी जी जो है उनको तो बस बुलेट ट्रेन लगाना है, उनको जो ऑलरेडी मौजूदा जो ट्रेन है
उसका ट्रैक का जो क्वालिटी सुधारना उनको इंटरेस्ट नहीं है, उनको तो बुलेट ट्रेन लगाना है ना। या आप एक्सप्रेस वेज सब देखिए, या आप देखिए किस ढंग से जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स से लोन्स दे दे के बड़े बड़े पूंजीपति लोग अपना पैसा बना रहे हैं और प्रोडक्शन भी करा रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि आप आज अमेज़न से आपने एक ऑर्डर किया, और कई बार क्या होता है ना, आपने कुछ अमेज़न से ऑर्डर किया, भूल जाते हैं कि आपने ऑर्डर किया। दूसरे दिन इतना सुबह सुबह वो नॉक करता है, आप सोचते हैं कौन आया मुझे उठाने के लिए। अरे यार इतना जल्दी, इतना भी जल्दी नहीं चाहिए था मुझे। ये क्या है? स्पीड, फास्ट सर्कुलेशन ऑफ कैपिटल, सर्कुलेशन ऑफ मनी, तुरंत आपको जिनिस मिलना चाहिए। डिजिटलाइजेशन क्या है? अभी मोदी जी इतना बात कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन, फोन पे, भीम पे, पेटीएम तुरंत होना चाहिए। स्कैन एंड पे में तुरंत हो रहा है। ऑनलाइन ट्रांसफर तो पहले भी होता था, लेकिन थोड़ा टाइम लगता था उसमें। अपने ऑनलाइन किसी को भेजा तो अगर छुट्टी का दिन पड़ा तो वो प्रोसेस नहीं होता था तुरंत। अभी तो स्कैन एंड पे में क्या है कि तुरंत। और अभी तो यूएस में CBFC करके आ रहा है कि जो करेंसी नोट है ना वो रहेगा ही नहीं, पूरा करेंसी जो है सभी ऑनलाइन डिजिटल करेंसीज रहेगा। जैसे आपका आधार में आपका UID नंबर है, उस नंबर से हो जाता है, वैसे ही करेंसी नोट छापेंगे ही नहीं। अभी अमेरिका में ऑलरेडी शुरू हो गया। यानी कि कम से कम उतना तो आपका अभी कंट्रोल है ना कि मेरे पास पॉकेट में 1,500 रुपया है, कि दुनिया में कितना भी कुछ भी हो जाए, फासिज्म आए, कुछ भी आए, ये 1,500 तो मेरे साथ है। ये 1,500 पे तो किसी का नहीं चलेगा, मोदी जी का भी नहीं चलेगा, अमित शाह का भी नहीं चलेगा। जो इतना तो आप श्योर हो सकते हैं, पॉकेट में पैसा तो है। ठीक है, आज मैं खर्च नहीं करूँगा, कल मैं जाके अच्छा रेस्टोरेंट में खाऊंगा। ये तो डिसीजन कोई आपका चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन अगर करेंसी ही नहीं रहेगा, CBFC आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप लोग फासिज्म के बारे में सोचते हैं। एडवर्ड स्नोडेन ने बहुत अच्छा एक आर्टिकल लिखा है इस पे, प्लीज़ उसको पढ़िए। एडवर्ड स्नोडेन पता है? एडवर्ड स्नोडेन पता है भाई, सबको नींद आ रहा है दोपहर में खाना खाने के बाद। एडवर्ड स्नोडेन नहीं पता है आपको? सबको साथ लेके चलना है। बड़ा एडवर्ड स्नोडेन 2 लाइन में समझा देते हैं। एडवर्ड स्नोडेन एक अमेरिकन CIA के एजेंट थे। CIA पता है? अमेरिका का जासूस, अमेरिकी जो साम्राज्यवाद है उसके साथ काम करने वाला एक संस्था है CIA। तो एडवर्ड स्नोडेन उसका एक स्टाफ थे, उसका एक कर्मचारी थे। तो उन्होंने CIA के जो सीक्रेट्स है, CIA ने जो छुपा के रखा था उसको पर्दाफाश कर दिया उसने। और वो CIA का आदमी था खुद। और जो स्टेट का जो, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई पेगासस किसने किया, कि भाई स्टेट ने पेगासस अटैक किया एक्टिविस्ट के फ़ोन पे, लेकिन आज तक हमें ये पता नहीं चला है कि ठीक है स्टेट ने तो करवाया होगा, लेकिन स्टेट में कौन सा एजेंसी ने करवाया, आज तक हमें वो एविडेंस हमारे सामने नहीं है। हालांकि हम जानते हैं कि उन्होंने करवाया, लेकिन एविडेंस का जो बात है, तो स्नोडेन ने एविडेंस दिया कि कैसे US गवर्नमेंट हर एक सिटीजन के ऊपर स्पाई कर रहे हैं, उसका एविडेंस के साथ उन्होंने खुलासा कर दिया। जैसे जूलियन असांज ने किया, विकीलीक्स का जो पूरा ये था। अब वो एडवर्ड स्नोडेन आज के तारीख में रसिया में छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो स्नोडेन अभी भी आर्टिकल्स लिखते हैं। वो चूँकि अमेरिका का जो सरकार है वो कभी भी उसको एसेसिनेट कर देगा, मार देगा, मर्डर कर देगा उसको, तो छुपा हुआ है, लेकिन उनका आर्टिकल्स निकलते रहता है। उन्होंने आर्टिकल लिखा है, ये CBFC जो है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट,
CDFC सेट्स, कंबाइंड डिजिटल सम फाइनेंशियल दिस थिंग, जो अमेरिका का जो प्लान है अभी, करेंसी को पूरा हटा के एवरीथिंग शुड बी डिजिटाइज्ड। उससे आपका जो मिनिमम जो कंट्रोल आप कर सकते हो करेंसी पे, वो भी नहीं रहेगा। अब इंडिया के अंदर में भी ये बात चल रहा है अभी, चूँकि इंडिया में क्या है कि हम लोग फांसीवाद को ना ज़्यादातर हम लोग पूंजी के साथ जोड़ के नहीं देखते हैं। हम लोग ज़्यादातर फांसीवाद को भाई कितना मुसलमानों के ऊपर अटैक हुआ, कितना दलितों पे अटैक हुआ, इस ढंग से हम लोग फांसीवाद को समझने का थोड़ा आदत बना लिए हैं, और वो सही भी है आदत, सब आदत खराब नहीं होता है है ना। तो हम हिंदुत्व को ही साथ लेके हमेशा करते हैं, तो इसलिए वहाँ कामरेडों का फोकस नहीं गया है अभी, लेकिन शायद आने वाले दिनों में हमारा फोकस उधर भी जाएगा। तो ये एडवर्ड स्नोडेन ने ये किया है, उसने बाकी लोगों ने भी उस पर थोड़ा थोड़ा उसमें बोला है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो एक तो मोदी जी का ये वाला जो रुख है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और न्यू लिबरल जो लॉजिक था उसको और तीव्र गति से उसको आगे बढ़ाना, ये तो मोदी जी कर रहे हैं। तो ये हमें साफ दिख रहा है कि मोदी जी इनफैक्ट बहुत सारा चीज़, जब मोदी सरकार कुछ करता है तो बहुत सारे कांग्रेस वाले उसको जब क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो बीजेपी वाले ने स्पोक्स पर्सन कई बार बोलते हैं कि ये कांग्रेस को इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करने का अधिकार नहीं है, चूँकि ये तो उन्होंने ही सजेस्ट किया था, है ना। जैसे एक बार चिदम्बरम को उन्होंने अरेस्ट करके लेके गए थे, तो वही NIA का हेडक्वार्टर में ले गया जो चिदम्बरम ने बनवाया था। NIA किसने बनाया? NIA तो होल एंड सोल चिदम्बरम का क्रिएशन है ना, होल एंड सोल। ऐसा नहीं कि वो उस टाइम होम मिनिस्टर थे तो उनको करना पड़ा, ऐसा नहीं। उन्होंने कि NIA जैसा एक संस्था बिल्कुल ज़रूरत है करके उन्होंने कई सारे पेपर्स भी उनका आपको मिलेगा चिदम्बरम का, है ना। तो यानी कि जो कांग्रेस कर रहे थे उसी को इन्होंने तीव्र गति दिया, है ना। तो वो तो आपको एक दिख रहा है कि हमारा जो तीसरा कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है। और आपको मैंने वो डिजिटल करेंसी का अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल दिया कि जो बाइडेन का जो सरकार है, हालांकि उसमें फिर ट्रंप उसका विरोध करते हैं, ये भी देखिए ट्रंप उसका विरोध करते हैं, है ना। तो वो थोड़ा अलग है। दूसरा जो मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे एक माइक्रो लेवल पे देखिए, मैं शिवसेना के बारे में थोड़ा देखता हूँ कभी कभी। अभी तो ये शिवसेना वाले कांग्रेस में आके थोड़ा डिस्कोर्स को बदल दिया, लेकिन शिवसेना को हम बीजेपी के साथ ही रखते थे, बल्कि शिवसेना को बीजेपी से भी और खतरनाक मानते थे कई लोग, फैसिस्ट। बाल ठाकरे बहुत ही खतरनाक फैसिस्ट, है ना। अब बॉम्बे का आप देखिएगा, एक माइक्रो लेवल का उदाहरण आप लेते हैं, तो बॉम्बे में जो शिवसेना का जो राइज हुआ 60s और 70s के दशक में, और शिवसेना एक बहुत ही अर्बन फोर्स है ना। और ये मैं इसलिए भी जोड़ रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताया फैसिज्म का, है ना, उसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं कि फैसिज्म एक बहुत ही अर्बन फिनोमेनन था यूरोप में, बहुत ही अर्बन फिनोमेनन। क्योंकि वर्किंग क्लास के साथ जुड़ा हुआ चीज़ तो अर्बन ही होगा ना, किसान के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, वर्किंग क्लास के साथ जुड़ा हुआ था, और फैक्ट्री प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ चीज़ था, कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ चीज़ था। शिवसेना विशुद्ध एक अर्बन फिनोमेनन। आज के तारीख में भी आपको पता है कि बॉम्बे में उनका सबसे ज़्यादा कब्जा है, शहर का वो चीज़ है, शहर का मैनिफेस्टेशन। और शहर किस टाइप का शहर? बॉम्बे किस टाइप का शहर? मिल वर्कर्स का शहर। दत्ता सावंत 1983 का 18 महीना जो मजदूर आंदोलन का, अगर आपको नमूना देखना है कि कैसे होता है भाई मजदूर संघर्ष, मजदूर का संघर्ष, तो आपको बॉम्बे 1983 बहुत भयंकर संघर्ष किया। बॉम्बे का वर्किंग क्लास तो मतलब अलग ही लेवल पे है आज के तारीख में। तो 60s और 70s में अगर शिवसेना बॉम्बे के अंदर से
बॉम्बे में दादर, परेल, बिल्कुल मिल एरिया जहाँ है वहाँ पे उद्भव होता है शिवसेना का। अब 60s और 70s में जो मिल वर्कर्स जो थे बॉम्बे में, वो किसके साथ थे पॉलिटिकली? हाँ, कम्युनिस्टों के साथ थे। और कम्युनिस्टों के साथ इस ढंग से थे कि मतलब मिलिटेंट वर्किंग क्लास था। अब सिर्फ यूनियनिज्म नहीं करते थे, जैसे हमें पता है लेनिन का जो यूनियन के बारे में जो क्रिटिक है कि लेनिन ने कैसे बोला है कि यूनियनिज्म जो है, यूनियनिज्म वर्कर्स का जो यूनियनिज्म है ना, यूनियनिज्म कैसे एक रिफॉर्मिज्म के तरफ चला जाता है, सुधारवाद, संशोधनवाद की तरफ। लेकिन बॉम्बे में जो वर्किंग क्लास जो था, हालांकि थे सीपीआई के साथ, और चूंकि वो सीपीआई के साथ थे तो बहुत सारा प्रॉब्लम था उसमें, जो सीपीआई के पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ था। फिर भी ऑन द ग्राउंड जो वर्किंग क्लास का जो पावर और मिलिटेंसी जो था वो देखने लायक था। तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि शिवसेना कैसे उसी एरिया, उसी वर्किंग क्लास के अंदर से शिवसेना कैसे राइज किया। और उसमें थोड़ा स्पेसिफिक में भी आपको जाना पड़ेगा। 1970 में कृष्णा देसाई का हत्या होता है, थोड़ा डिटेल में भी जाना पड़ेगा कभी कभी कॉमरेड लोग। हाँ, थोड़ा इतिहास में के पन्नों में कभी कभी झांकना चाहिए। सिर्फ फांसीवाद आ गया बोल के कुछ होने वाला नहीं है। कृष्णा देसाई जो थे सीपीआई के एमएलए थे, मजदूर थे और कर्मठ वर्किंग क्लास लीडर थे। कृष्ण देसाई का हत्या किया शिवसेना ने। उस टाइम शिवसेना कुछ भी नहीं था। बाल ठाकरे ऐसे ही एक टपोरिया, एक लोकल गुंडा टाइप का आदमी था। शिवसेना ऐसे ही था, कोई नाम नहीं जानता था। वर्चस्व किसका था? सीपीआई का। सब लाल झंडे वाले थे। तो उन्होंने षड्यंत्र करके कृष्ण देसाई का मर्डर किया। जब मर्डर हुआ तो अब वो जो जिसने मर्डर किया वो तो बच के नहीं जा सकता है ना, क्योंकि पूरा कम्युनिस्ट एरिया है भाई। लालगढ़ है वो, बंगाल वाला लालगढ़ नहीं, बॉम्बे का ही लालगढ़ है। और इसमें ये भी है दूसरा खेला कि जब हम लेफ्ट के बात करते हैं ना, तो यूजुअली लोग केरला, बंगाल, त्रिपुरा ये सब समझते थे। मैं हमेशा ये सोचता था कि यार जब हम लेफ्ट का बात करते हैं कम्युनिस्ट का, क्यों हम बॉम्बे का जिक्र क्यों नहीं करते? क्यों बंगाल आता है, क्यों केरल आता है? इसमें भी लेफ्ट वालों का ही साजिश है। वो भी एक पेच है उसमें, वो उसमें भी थोड़ा सोचिए। तो जब कृष्ण देसाई का हत्या होता है तो अब ये तो मरेंगे शिवसेना वाले, तो वो तो अब ख़त्म होना ही तो उनको, क्योंकि आपने तो जिसका मुंह में आपने हाथ डाला वो तो पूरा आपको खा जाएंगे। अभी जब उनका ही एरिया है, लालगढ़ है। लेकिन क्या हुआ? और वो घटना बताते हैं लोग कि उस दिन रात को वर्करों ने बाल ठाकरे का घर घेर लिया था, रात को मसाल लेके, कि आज इसका यहीं पे आज जो होना इसका ये बच के नहीं जाएगा। लेकिन सीपीआई का जो लीडरशिप जो है उसने इंटरवीन किया। इंटरवीन करके उससे बोला नहीं 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 नहीं, हम तो रूल ऑफ लॉ मानते हैं भाई, हम तो कानून मान के चलने वाले, हम तो संविधान के पुजारी लोग हैं। कम्युनिस्ट मतलब क्या होता है? कम्युनिस्ट मतलब संविधान के पुजारी। हम तो रूल ऑफ लॉ को मान के चलते हैं ना, क्योंकि लेनिन ने तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कभी बंद ही नहीं करवाया था। वहाँ सोवियत क्रांति तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से निकला था ना, कैसे आया था? क्या लगता है आपको? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से तो सोवियत क्रांति हुआ था ना कि एक्चुअल क्लास वॉर हुआ था। तो इतिहास को उलट के पलट के उन्होंने वर्करों को ठंडा किया कि भाई हट जाओ, हम जाके एफआईआर करेंगे तो कानून नाम तो वी आर गुड सिटीजन्स, अच्छे नागरिक हैं हम लोग, फासिस्ट नहीं है। क्या विधि का शासन मानते हैं।
CRPC को मान के चलते हैं, है ना, तो पूरा विड्रॉ किया। अब जब विड्रॉ किया, थोड़ा ये आगात जो फिल्म बना है उसमें भी आया है, आगात फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी थोड़ा बहुत ये यही तो नहीं है लेकिन इस टाइप का है उसमें, जो गोविंद निहलानी का है शायद ना, आगात, है ना। तो अब उसके बाद मजदूर सोच के, यार ये क्या, हमारा नेता को मार दिया और हम उसको नहीं मार पाते हैं, तो ठंडा करते। उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ वहाँ, चूँकि जो सिटिंग MLA तो मर गए, उनको तो हत्या कर दिया, तो बाई इलेक्शन होगा ना। तो CPI ने क्या किया, उनको लगा कि हम तो जीतेंगे ही यहाँ, तो उन्होंने जो कृष्ण देसाई का जो वाइफ जो थी, विडोड वाइफ ऑफ कृष्ण देसाई, उनको कॉन्टेस्ट करवाया वहाँ से। हाँ, सिंपैथी वोट्स मिलेगा, क्योंकि इनको पॉलिटिक्स तो करना नहीं था, लीडरशिप को जुझारू पॉलिटिक्स तो नहीं करना था, इनको तो सिंपैथी वेव इस टाइप का कुछ एक वेव, एक सेंटिमेंट को यूज़ करके जीतना है, बस जीत के इंदिरा गांधी का नज़दीक होना है। और उस टाइम इमरजेंसी जब हुआ था तो CPI ने सपोर्ट भी किया था, है ना। तो उनको बस कांग्रेस के साथ सेटिंग फिटिंग करके अपना चलाना था लीडरशिप को। तो हुआ ये कि बाई इलेक्शन में जो कृष्ण देसाई की वाइफ थी वो भारी मतों से हार गई, वर्करों ने अपना पलट लिया, वर्कर सब चले गए शिवसेना के साथ, और शिवसेना को फर्स्ट MLA का सीट मिला। शिवसेना कैसे आया बॉम्बे में, जो कम्युनिस्टों का जो करतूत है उसके साथ जुड़ा हुआ है शिवसेना का उद्भव। ऐसे ही नहीं, आप तो बोलते हैं कि चलो ये कॉर्पोरेट्स ने फंड कर दिया, क्या कर दिया, ऐसे करके आते हैं ये लोग, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसे आते होता है। ऑफकोर्स कॉर्पोरेट फंड नहीं करता है, ऑफकोर्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट बॉम्बे डाइंग वगैरह पैसा डाल ही रहे थे शिवसेना, ऑफकोर्स। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बॉम्बे डाइंग, क्योंकि वो मिल वर्कर का वहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो बॉम्बे डाइंग तो आपको पता ही है, वो तो मिल ओनर है। बॉम्बे डाइंग मतलब कपड़े बनाते हैं, मिल से उनका बुनने का काम करते हैं बॉम्बे डाइंग, नुस्ली वाडिया वगैरह, है ना। तो शिवसेना का जो राइज है वो वर्किंग क्लास का जो पावर है उसी को मोबिलाइज कर रहा है वो भी। मतलब आपको ये भी बता दूं कि देयर वाज अ टाइम व्हेन शिवसेना एंड CPI के लीडर्स इस घटना से पहले डांगे वगैरह एक ही मंच से वो बात रखते थे, क्योंकि वो बृहत महाराष्ट्र का आंदोलन वगैरह चल रहा था, तो वो भी एक दौर था। लेकिन पूरा वर्किंग क्लास पावर को मोबिलाइज करके शिवसेना आया पावर में। आज के तारीख में भी आप जाएंगे बॉम्बे तो आप जगह जगह देखेंगे कि शिवसेना का वर्कर्स यूनियन का झंडा दिखेगा, क्योंकि वर्कर्स यूनियन तो ज़्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन शिवसेना का आज भी आप देखिएगा, जैसे ऑटो वर्कर्स यूनियन, कोई भी फैक्ट्री में, वो शिवसेना के साथ जुड़ा हुआ वर्कर्स यूनियन आपको पूरा बॉम्बे में मिलेगा। और आगात मूवीज़ में, आगात जो फिल्म है उसमें थोड़ा बहुत ये उन्होंने दिखाया है ये बात। तो वर्किंग क्लास का जो ये है कॉन्टेक्स्ट। अब जब आप BJP का जब बात करते हैं, RSS का, तो उसमें हम इसको कैसे समझेंगे कि वर्किंग क्लास कहाँ है ना। कि जैसे हम इस ढंग से भी देखते हैं इस चीज़ को कि अब देखिए उसमें एक और उस थीसिस को थोड़ा डिस्टर्ब करने वाला एक चीज़ जो है उसमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जरिए आ रहे हैं इलेक्शंस लड़के, तो फिर आपको देखना पड़ेगा इलेक्टोरेट का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, क्या सोशल फोर्सेस है जो BJP को चाह रहा है ना। तो उसको हम लोग भली बात जानते हैं कि क्या सोशल फोर्सेस है जो BJP को वोट करता है, अपर कास्ट है, बनिया है। BJP का आज के तारीख में भी अर्बन बायस दिखता है उसका, है ना। रूरल एरियाज़ में अभी भी बताते हैं कि BJP का उतना पेनिट्रेशन नहीं है, यू कैन लीव आउट अ फ्यू स्टेट्स, है ना। तो उस ढंग से अगर आप देखते हैं तो फिर आपको वो एनालिसिस करना पड़ेगा अगर आपको भारत में फासीवाद को समझना है कि ये सोशल फोर्सेस क्या है। एक तो कौन सोशल फोर्सेस इसको इलेक्ट कराता है चुनाव में, एक वो है, लेकिन चुनाव से भी थोड़ा हटके
अगर आपको सोशल फोर्सेस अगर आपको देखना है, जैसे हम लोग कहते हैं कि 2024 में मोदी या बीजेपी हार सकता है, ये बहुत बड़ा चांस हम लोगों को, काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि ये हार सकता है। उसमें एक जो कारण जो मुझे लगता है हारने का, वो वर्किंग क्लास के साथ जुड़ा हुआ कारण जो मुझे लगता है वो है कि जो 2014 में आम नागरिक, आम मजदूरों ने भी वोट दिया होगा मोदी को, अब उन्होंने 2014 से 2019 तक देखा, उनका ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, चीज़ों का दाम बढ़ रहे हैं, नौकरी और भी बेकार हो रहा है, नौकरी मिलना ही नहीं है, या इतना कैजुअलाइजेशन है, इतना टेम्पोरेरी जॉब्स है, परमानेंट जॉब किसी को नहीं मिलना है, परमानेंट क्या कैजुअल जॉब्स भी नहीं मिलना है, ये मजदूर वर्ग देख रहा है। देखिए, इवन जो मोदी भक्त जो वर्किंग क्लास, उसका बात मैं कर रहा हूँ, जो मोदी को एकदम वोट डालते हैं और जो अभी जो आदि पुरुष फिल्म आया वो देखने जाएंगे, और जब आदि पुरुष फिल्म चल रहा होगा तो बीच बीच में जय श्री राम का नारा भी लगाएंगे, उस मजदूर वर्ग का मैं बात कर रहा हूँ। तो वो देखा कि अरे 2014 से 2019 तक तो हमारा कुछ नहीं किया मोदी जी ने, लेकिन उनको लगा नहीं हम लोग टाइम देंगे मोदी जी को। और बात भी करते हैं तो कई बार बोलते हैं मजदूर साथी लोग, बोलते हैं नहीं सर और टाइम देना चाहिए, ये कांग्रेस वालों ने अभी बहुत 60-70 साल से गंद फैला के रखा है, तो मोदी जी को और तो टाइम चाहिए, तो उन्होंने और दिया, 2019 में फिर जिताया। अब देख रहे हैं कि 2024 आ रहा है, यार कुछ भी बदलाव नहीं है, तो सब कुछ बेच रहा है, ये तो सब कुछ प्राइवेटाइज कर रहा है, इतना तो समझ रहा है ना। वो कांग्रेस का विरोध करते हुए भी, राहुल गांधी को पप्पू कहते हुए भी, वो तो सुन रहा है उसका भाषण में कि ये तो अदानी को फेवर करता है, ये तो अंबानी को फेवर करता है, ये तो बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग को फेवर करता है, सूट बूट का सरकार, ये तो परकोलेट हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग अब 2024 आते आते उसको शायद मुझे लगता है कि ये साफ हो रहा है धीरे धीरे कि, और ये कम्युनलिज्म का क्वेश्चन वो सब उसके साथ जुड़ा नहीं हुआ है, वो वर्किंग क्लास इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वर्किंग क्लास के अंदर में ये एक गुस्सा जो सामने आया नहीं अभी तक, लेकिन मुझे लगता है गुस्सा कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है, उसका बीज दिख रहा है कहीं कहीं। अग्निपथ में दिखा, अग्निपथ तो बहुत बढ़िया, मुझे तो लगता है उसका पोटेंशियल किसान आंदोलन से भी और बढ़िया पोटेंशियल था उसमें। अब हम लोग कुछ कर नहीं पाए, वो अलग बात है ना। तो मुझे लगता है कि वर्किंग क्लास जब उस नतीजे में पहुंचेगा अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी का भाषण सुन के या हमारा जो लेफ्ट प्रोपेगेंडा है कि मोदी जी तो सूट बूट का सरकार है, ये तो पहले से करते आ रहे हैं हम लोग, लेकिन वो अपना एक्सपीरियंस भी तो कुछ चीज़ होता है, वो अपने एक्सपीरियंस से वो तो चीज़ों को समझेगा। तो भी मुझे लगता है कि बीजेपी को बैकफुट में जाना पड़ेगा, बीजेपी का बहुत बड़ा हार हो सकता है। ऑफकोर्स उसमें फिर हो सकता है कि ये अब यूसीसी का डिबेट लेके आ रहा है, फिर पोलराइज कर देगा सब कुछ, पुलवामा का जो इन्होंने किया पोलराइज करने के लिए, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि इंक्रीजिंगली ये सब पॉसिबिलिटीज़ नैरो होते जा रहा है। पुलवामा वाला जो घटना था उस पर जो ये जो सत्यपाल मलिक जैसे लोग जो बीजेपी के अंदर में थे, जो बीजेपी के अंदर के लोग आके एक्सपोज कर रहे हैं मोदी को, ये बहुत बड़ा घटना है। तो इस ढंग का अगर होने लगे और मजदूर वर्ग में अंदर में गुस्सा आए, तो मुझे लगता है कि बीजेपी का हारना तय है। तो इससे भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि फासीवाद को हम वर्किंग क्लास पावर के साथ हमको लिंक करना है। हालांकि साफ साफ नहीं दिख रहा है वो लिंक, ये मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि इलेक्शन से, चूँकि इलेक्टोरेट करके एक अलग होता है। इलेक्टोरेट क्या चीज़ है? इलेक्टोरेट एक तरीके का एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है जो इलेक्शन तैयार करता है, क्योंकि हम तो वर्क को मानते हैं ना समाज में, लेकिन वर्क को धूमिल करने के लिए एक इलेक्टोरेट का, ये तो बुर्जुआ पॉलिटिक्स का खेला है ना, ये तो फिर दूसरा चीज़ है। ये तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इस ढंग से जो वर्क का जो पहचान जो है उसको ख़त्म करके एक इलेक्टोरेट में तब्दील कर देता है। क्योंकि इलेक्टोरेट तो कुछ भी नहीं होता है, वो तो इलेक्शन तैयार करता है, वो तो इलेक्शन कमीशन तैयार करता है।
है ना। तो वो सब है। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा किसान आंदोलन पे एक दो बात करके फिर मैं चुप हो जाऊंगा। किसान आंदोलन, हम लोग सब खुश होते हैं कि किसान आंदोलन ने अच्छा तमाचा मारा इनको। किसान आंदोलन तो मतलब सही में इनको, इवन आपका शाहीन बाग का आंदोलन उतना कारगर नहीं रहा। हम भी गए थे शाहीन बाग में बहुत, है ना, लेकिन थोड़ा कॉन्क्रीट एनालिसिस भी करना चाहिए कभी कभी। आपका शाहीन बाग वाला मॉडल, शाहीन बाग में तगड़ा आंदोलन था, और शाहीन बाग को जिस ढंग से चलाया गया आंदोलन को, वो सीखने का बहुत कुछ है उसमें। और मुझे लगता है कि वो सब पे भी मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा कुछ वर्कशॉप्स वगैरह रखें कि कैसे एक आंदोलन को चलाना है। और शाहीन बाग का आंदोलन एक मॉडल है हमारे लिए। मतलब शाहीन बाग जो फिर जाके बाद में दिल्ली के देश के बाकी जगह में फैला, वो वाला नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो शाहीन बाग में ही जो शाहीन बाग का आंदोलन रहा, शाहीन बाग का आंदोलन बाकी जगह वो नहीं, वो तो फेलियर रहा। उसमें तो हम बिल्कुल उसको तो बिल्कुल ये नहीं करना है, उससे तो बल्कि और प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ। वो शाहीन बाग को रेप्लिकेट किया ना लोगों ने जगह जगह, है ना, लेकिन शाहीन बाग में ही जो हुआ उससे बहुत सीखने का है हमारा। तो किसान आंदोलन एक दो चीज़, और उसमें थोड़ा प्रोवोकेटिव लगेगा आपको, शायद आप मुझसे सहमत नहीं होंगे, वो है धर्म का सवाल, जाति का सवाल। क्योंकि किसान आंदोलन सिक्खी के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा। अब इसमें मैं थोड़ा बहुत जल्दी में बोल रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम भी नहीं है। सिक्खी का सवाल कि किसान आंदोलन, और आज के तारीख में भी जब पहलवान का जो अभी संघर्ष हो रहा है, पहलवान बहन लोग जो कर रही है अभी ब्रिजभूषण के खिलाफ, उसमें भी खप पंचायत आके बैठ रहा है। खप पंचायत कि खप पंचायत के पगड़ी पहनने वाले बड़े बड़े सामंती, जिसको आप सामंती मठाधीश मानते थे, और जिसको आप पितृ सत्तात्मक जो ढांचा है उसका सबसे बड़ा संरक्षक मानते थे, वो आके महिलाओं के अधिकार के लिए आपके साथ बैठ रहा है। ये आप नोटिस कर रहे हैं कि नहीं, है ना। और वो चला रहे हैं पूरा मूवमेंट को। उधर जो किसान आंदोलन जो था उसमें सिक्खी का सवाल तो जुड़ा हुआ था। गुरुद्वारा जो एक खास जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट रहा है इसमें, है ना, तो उसमें पंजाब के अंदर में डिबेट चला। और मैं कुछ पंजाब के जो दोस्तों के साथ भी अभी भी बातचीत चल रहा है कि हम लोग धर्म को हम कैसे समझेंगे। अभी भी वामपंथी लोग बोलते हैं कि वो धर्म नहीं मानते हैं, पता नहीं नास्तिक बोलते हैं कि भगत सिंह भी नास्तिक थे। तो मैं सोचता हूँ अच्छा शायद सही कह रहे हैं, लेकिन ये जब भी कार्यक्रम करते हैं दिल्ली के अंदर में बोलते हैं गुरुद्वारा में जाएंगे। बोला गुरुद्वारा क्यों जाओगे, तुम तो नास्तिक आदमी हो। बोलते हैं नहीं वहाँ वो 200 लोगों को ठहराना है ना, 200 लोगों को ठहराना है तो आप हमेशा गुरुद्वारा जाओगे। मुझे याद है वर्ल्ड सोशल फोरम हुआ था मुंबई में, वो सब क्रिश्चियन लोगों का जितना भी है फादर्स लोगों का बिल्डिंग सब वो यूज़ किया था। तो कभी आप कबीर का इसमें आते हो, कबीर तो फिर भी आप जस्टिफाई कर सकते हो, कभी आप गुरुद्वारा, कभी आप गिरजा जाते हो। पूरा किसान आंदोलन में आप सिक्खी का जो एलिमेंट है उसको आप नहीं हटा सकते, और पंजाबियत का एलिमेंट। सिर्फ सिख इन द नैरो रिलीजियस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, सिख आइडेंटिटी का भी सवाल है कि कहीं ना कहीं ये था कि आप किसान के ऊपर आप प्रहार कर रहे हैं। ये जो काले कानून है वो पंजाब के ऊपर भी अटैक है, तो पंजाब के गांव-गांव के लोग जो किसान नहीं थे वो भी आए। तो अगर आप सिर्फ किसान और मजदूर को नैरो
क्लास डेफिनेशन के तहत समझेंगे, किसान है जस्ट किसान, और अगर उनका जो पंजाबियत सिक्खी का एलिमेंट को अगर आप भूल जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप इतना बड़ा जो आंदोलन हुआ मोदी सरकार के खिलाफ शायद नहीं हो पाता। टिकायत को ही देख लीजिए, टिकायत वो शख्स है जिन्होंने 2013 का मुसलमानों के खिलाफ दंगा करवाया था। गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए, चुप हो जाऊंगा अभी मैं, तुरंत मैं चुप हो जाऊंगा। ये जो बड़ा बड़ा ये लोग महापंचायत पता नहीं क्या बोलते हैं, है ना, ये जो करा रहे हैं अभी पहलवानों के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उस टाइम मोदी सरकार के खिलाफ इन्होंने महापंचायत वगैरह किया। महापंचायत या क्या कहते हैं, महापंचायत नहीं, है ना। तो इसी टाइप का पंचायत जब इन्होंने कराया, उस पंचायत से ही दंगा शुरू हुआ मुजफ्फरनगर में 2013 में, और टिकायत नहीं करवाया। अब टिकायत जैसे या खप पंचायत के साथ आप मिलके, अब वो हकीकत है, आप अगर एंटी फैसिस्ट फ्रंट का बात कर रहे हैं, पता नहीं ये आज का डिस्कशन में ये सब यूज हुआ है कि नहीं, एंटी फैसिस्ट फ्रंट का बात कर रहे हैं, तो आपका अलायंस किस किस के साथ होगा। आप यहाँ बैठ के थियोरेटिकली अपना दिग्गज ये यूज़ करके अपना दिमाग यूज़ करके आप कुछ भी बना ले अपना फॉर्मूला, कौन कौन होगा आपके साथ एंटी फैसिस्ट फ्रंट में। लेकिन हकीकत में जो मुझे दिख रहा है आज, जो सो कॉल्ड एंटी फैसिस्ट फ्रंट, अब इसको एंटी फैसिस्ट फ्रंट कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं वो भी मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन जो हकीकत में जो दिख रहा है, आप आज आप टिकायत के साथ खड़े हैं, आज आप खप पंचायत के साथ खड़े हैं, आज आप इस ढंग के तरह तरह का रिएक्शनरी के साथ खड़े हैं, और आप सिक्खी के साथ भी आप खड़े हैं। और मुझे लगता है कि आपको ये तय करना पड़ेगा कि ये एक तो सैद्धांतिक रूप में मार्क्सवाद के तहत आप ये कर सकते हैं कि नहीं, अगर आप उस चीज़ को छोड़ भी देते हैं तो इन प्रैक्टिस क्या ये करना सही है कि नहीं। और तीसरी बात है कि अगर ये हकीकत में हो रहा है तो हम इसको खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं कि अगर सिक्खी का सवाल जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। या खप पंचायत आज महिलाओं के सवाल में बीजेपी के अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है, जो कि मतलब मुझे एक घटना याद है कि जब ये पता नहीं वही 2008-9 का बात होगा, कुछ एक नहीं मारुति वाला, देखिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कैसे हम लोगों को एनालिसिस करने का ज़रूरत है। मारुति संघर्ष जब हुआ था 2011 में ना, जो तो उसके बाद बड़ा आंदोलन हुआ, चूँकि इन्होंने केस दे दिया मारुति वर्करों पे, उनको जेल में डाला। तो जब संघर्ष करते गए तो गुड़गांव मानेसर बेल्ट में ही संघर्ष को हम लोग सीमित रख रहे थे, तो उसमें दिक्कत हो रहा था, उसमें हम लोग वीक पड़ रहे थे, है ना। तो जब चूँकि जो मजदूर लोग जो थे, मजदूर भाई लोग, बहुत लोग हरियाणा से थे, तो हम लोग हरियाणा में जाके वहाँ पे जो लोकल एमएलए है, वहाँ के जो लीडर्स है, उनको भी हमने बोला कि आपको हमें समर्थन करना चाहिए। तो कैथल, ये रोहतक तो कई बार गए, कैथल में तो बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। तो वहाँ पे खप पंचायत जो थे, एक आध खप पंचायत ने बोला कि ठीक है हम मजदूरों को सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग कई लोग जेएनयू में गए थे, जेएनयू में कुछ प्रोफेसर के पास गए थे चंदा उठाने के लिए। तो उनको ये पता चला कि हम लोग खप पंचायत के साथ भी वहाँ मिलके काम कर रहे हैं हरियाणा के गाँवों में, मारुति का केस लेके। वाह, जेएनयू का प्रोफेसर, वामपंथी प्रोफेसर, तो इतना गुस्सा गया कि खप पंचायत, आपको पता है क्या होता है, खप तो रिएक्शनरी फैसिस्ट ऑर्गेन होता है, ये उन लोग के साथ तो बिल्कुल आपके साथ ही नहीं कर सकते साथ। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि भाई किसान आंदोलन में
न सिर्फ खप पंचायत का सपोर्ट था पीछे से, खप के मठाधीश सब बड़े बड़े पगड़ी पहन के ऐसा करके बैठते हैं वहाँ, खप फलना खप का वो रिप्रेजेंटेटिव है, और सब लोग ताली बजा रहे हैं। यानी कि एनालिसिस हम लोगों को थोड़ा करना चाहिए। अभी क्या एक हैबिट बन गया ना, चूँकि इनके साथ मिलके हम काम कर रहे हैं तो मोदी को परेशान कर पा रहे हैं, तो इसलिए लगता है कि जो हो रहा है होने दो। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम लोग इस ढंग का गोष्ठी करते हैं या डिस्कशन ग्रुप चलाते हैं तो इन सब इश्यूज़ को हमें ध्यान देना पड़ेगा। और ये कह के मैं ख़त्म करता हूँ अपना बात कि ये जो 3 आपको जो मैंने दिया रूल्स, एक फांसीवाद को आपको हमेशा पूंजी के साथ रख के देखना है, दूसरा मजदूर वर्ग, तीसरा जो पूंजीवाद में जो प्रोडक्शन एंड मोड प्रोडक्शन, जो तीव्र गति का जो उत्पादन प्रणाली के तरफ जो हमेशा ये जाता है, जो मार्क्स ने उसी टाइम लिख दिया था, कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसी को तीव्र गति में हम पकड़ते हैं। ये 3 को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और जैसे कि 1920 और 30 का दशक का फांसीवाद को हम लेनिन का जो इंपीरियलिज्म का जो डेफिनेशन था कि ये इंपीरियलिस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म है, उसके तहत हमें 1930 का फैसिज्म को समझना है। उसी ढंग से आज के तारीख का जो फांसीवाद है वो आज का कौन सा कैपिटलिज्म का कौन सा फेज़ है, उसको आपको वो क्लैरिटी लाना पड़ेगा, है ना, उसके तहत आपको समझना है। और ये 3 जो बिंदु जो आपको दिया, इसके तहत हम भारत में जो फांसीवाद है उसको हम कैसे समझ सकते हैं, थोड़ा मैंने आपको 5-6 उदाहरण दिए, है ना। और मैं इस पे आप सोचिए, इस पे और आगे बातचीत करेंगे। ये सब कुछ निपटाने वाला बात नहीं है, क्योंकि हमने हिंदुत्व का तो बात ही नहीं किया, हमने ये कम्युनलिज्म का बात नहीं किया, हमने माइनॉरिटीज़ का बात नहीं किया, हमने बहुत सारा ऐसा छोड़ दिया, आदिवासी का सवाल, मुसलमानों का सवाल वगैरह वगैरह सब छोड़ दिया है। वो फिर किसी और टाइम हम बात करेंगे। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सरोजगिरी का। 2-3 सवाल है, और इसका किसी और का भी कोई सवाल हो तो वो सवाल रखें, टिप्पणी करें, फिर हम लोग चाय पियेंगे, उसके बाद एजुकेशन पर बातचीत करेंगे प्रोफेसर रमेश पटनायक। एक सवाल तो ये कि भारत में आज के समय में क्या मजदूर वर्ग का इतना ताकत था जो कैपिटलिस्ट या हिंदुस्तान का स्टेट को खतरा था उस वर्ग के साथ? जब ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर ये फांसीवाद के तरीके को क्यों अपनाया गया? क्यों ऐसी पार्टी पावर में आई? क्यों इसको कौन लाया? तब पता चलेगा देसी विदेशी जो पूंजीपति हैं, जो आर्थिक मंदी चल रही है काफ़ी समय से, उनके मुनाफा को और बढ़ाया जाए, उस मंदी से कॉरपोरेट को निकाला जाए। ऐसा कॉरपोरेट घराना, देसी विदेशी बहुत बड़े बड़े घराने तो इसको सपोर्ट किए, धीरे धीरे बाकी लोग भी सपोर्ट किए। उसमें जो सोशल, कल्चरल, रिलीजियस वो सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं उस रूट को सुनिश्चित करने के लिए। जब मजदूर वर्ग से खतरा नहीं था तो ऐसी स्थितियाँ तो हैं। दूसरा सवाल जो सरोज के सवाल से ही जुड़ा हुआ है वो ये कि चाहे वो सिखियत का सवाल हो, चाहे खाप पंचायत का सवाल हो, धार्मिक रूप से जो भी ग्रुप है वो अपने अपने धर्म के अंदर और उसके बाहर खतरा हो सकते हैं, किसी अंचल विशेष में हो सकते हैं। क्या वो ऐसे लार्जर पूरे देश के फलक पर, पूरे समाज के लिए क्या वो खतरा है? जो आज फासिस्ट ये जो आइडियोलॉजी है ये खतरा है। तो इनके कंट्रडिक्शन है एक रंग में रंगने वालों के खिलाफ, तो इसीलिए अपने अपने स्तर से ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्या हम लोग इनके साथ अलायंस करके इस संघर्ष को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर इनको उसी तरह से क्रिटिकल देखते हुए छोड़ें, या क्रिटिकल लेते हुए इनको साथ लें? इनके साथ जैसे किसान आंदोलन में सिखों के बड़े बड़े संगठन शामिल रहे, या जो CA/NRC के समय मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, वो अपनी लड़ाई भी लड़ रहे थे और समाज में दूसरी चीज़ें हो रही हैं उसके खिलाफ भी लड़ रहे हैं। तो क्या ऐसे संगठनों के साथ आने से दिक्कत होगी, या इनके साथ मिलके ये बड़ी ताकत को, जो सबसे बड़ा खतरा महसूस हो रहा है देश के अंदर, उसको हराया जा सकता है, रोका जा सकता है? तो ये 2 सवाल मोटे मोटे थे। और इसके अलावा
मुझे लगता है किसी का कोई सवाल हो या कोई टिप्पणी हो तो थोड़ा संक्षिप्त में 1 मिनट में या 2 मिनट के अंदर इसको अगर कोई भी रैंडम मतलब बोल सकता है जिसको लग रहा है बोलना। नहीं सुनते हैं ना, बताइए थोड़ा। नहीं बाकी लोग भी बोले, मेरा तो टिप्पणी नहीं था, सवाल भी था, डिस्कशन क्या है, मतलब वो तुरंत डिस्कशन भी नहीं हो पाया। जैसे कि अगर हम रेस्टलेस प्रोटेस्ट का भी देखते हैं, जैसे कौन सा प्रोटेस्ट? रेस्टलेस प्रोटेस्ट का हाँ। जैसे बहुत सारे संघी है उसमें बीजेपी का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या पोजीशन है? क्या लगता है आप लोगों को, मतलब जैसे पहलवान वाला प्रोटेस्ट में तरह का प्रोसेस है, इसको हम लोग कैसे इसको हम समझ रहे हैं, मतलब समझने का ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअली, मतलब क्योंकि हो रहा है होने दो, ये भी है हो सकता है क्योंकि वैसे ही चल रहा है अभी। आज तो चूंकि एक नया सभा कर लिया तो बात कर रहे हैं, लेकिन किसी को चुप नहीं रहा था कि भाई इसको थोड़ा समझा जाए। कॉन्ट्रडिक्शंस भी तो कॉम्प्लेक्स होती है। हाँ, कॉम्पिटिशन